गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VS मेडिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो स्टैटिक कंडीशन में कैसे इतना स्टेबल रह पाता है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज हम ये कंडीशन लेंगे सबसे पहले तो डिपेंडेंट आर्म की। सपोज कोई पर्सन है, वो चेयर पर बैठा है और उसका जो आर्म है साइड में इस तरीके से लटका हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मीन्स साइड में जो उसका आर्म है इस तरीके से। सो अब गाइस सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारा आर्म साइड में है तो कहीं ना कहीं उस पर ग्रेविटी लग रही होगी। ओके, सो जब ग्रेविटी लग रही है तो उसको नीचे की तरफ खींचना चाहिए, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता। मीन्स ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती तो है, लेकिन हमारे शोल्डर जॉइंट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको नीचे नहीं जाने देते, या हमारे शोल्डर जॉइंट की बनावट कुछ इस तरीके से है कि वो जो हमारी ह्यूमरस है नीचे नहीं जा पाती। सो गाइज उस कंसेप्ट को ही हमको समझना है। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग आप देख रहे हो, पैसिव और एक्टिव टेंशन। सो जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारे शोल्डर जॉइंट में बहुत सारी मसल्स होती हैं, बहुत सारे लिगामेंट होते हैं और कैप्सूल भी होता ही है। सो गाइज यहाँ पर जो रोटेटर कफ भी होता है सबसे बड़ी बात तो, और मस्कुलर टेंडिनियस कफ भी कहते हैं उसको। सो गाइज यहाँ पर क्या होता है कि जो टेंडन है, लिगामेंट हैं और जो कैप्सूल है, इन सभी के अंदर पैसिव टेंशन जनरेट होती है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गाइस, मैंने पैसिव टेंशन के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, एक्टिव टेंशन के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हो ईजिली। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज यहाँ पर पैसिव टेंशन कैसे जनरेट होती है, क्योंकि गाइज जो हमारे कैप्सूल है, जो हमारा लिगामेंट है, जो टेंडन है, इन सब के अंदर होता है इलास्टिन प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, और इनकी बनावट इस तरीके से होती है कि ये पैसिवली टेंस रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब क्या करते हैं, एक शोल्डर जॉइंट को एक कंप्रेशन फोर्स देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी ह्यूमरस है वो ग्लेनोइड फोसा में अच्छे से फंसी रहती है, क्योंकि गाइज इसके ऊपर से काफ़ी सारे टेंडन पास हो रहे हैं, तो जो हमारी ह्यूमरस है वो ग्लेनोइड कैविटी में एक तरीके से अच्छे से फंसी रहती है। सो गाइज ये होता है हमारा पैसिव टेंशन। अभी गाइज मैं यहाँ पर एक्टिव टेंशन की मैंने बात नहीं की। ओके फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न भी मैं बताऊँगा आपको कि लास्ट में डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम इसको। अब गाइज बात करते हैं, जो सेकंड पॉइंट इज एयर टाइटनेस ऑफ द कैप्सूल। गाइज जो शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल होता है वो एयर टाइट होता है। अब गाइज जब वो एयर टाइट है तो उसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम बनने लगता है, मीन्स उसके एक तरीके से वैक्यूम जनरेट हो जाता है। सो गाइज जब वो वैक्यूम जनरेट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर जनरेट हो जाता है गाइज। सो गाइज यहाँ पर जो वैक्यूम बना है उसके अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर। सो गाइस जो नेगेटिव आर्टिकुलर मींस नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर उसके अंदर जनरेट हो जाएगा। सो गाइस जो कैप्सूल है हमारा इस तरीके से इस जॉइंट को पूरे को अच्छे से कवर करके रखता है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस अब होता क्या है कि जो ग्रेविटी है उसके ऊपर फोर्स लगाती है। अब गाइस जो कैप्सूल है उसके अंदर नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर है, तो क्या होता है, मीन्स सपोज यहाँ पर जो LOG है, लाइन ऑफ ग्रेविटी या जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो नीचे की तरफ लगता है, लेकिन गाइज अब वहाँ पर उसके अंदर वैक्यूम बना हुआ है, तो वो वैक्यूम क्या करता है, इस लाइन ऑफ पुल को रजिस्ट कर देता है ना, जिसकी वजह से हमारी ह्यूमरस नीचे की तरफ नहीं जा पाती। और गाइज यदि हम बात करें इसकी मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस की, ये कैसे प्रूफ हो सकता है, सो गाइज इसके ऊपर एक तरीके से रिसर्च भी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, या सपोज आप एग्जांपल देख सकते हो, यदि किसी का कैप्सूल जो है टीयर हो जाए, है ना, या उसके अंदर एक हल्का सा होल हो जाए, तो क्या होगा, उसका जो वैक्यूम था वो ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर एयर चली जाएगी। तो क्या होगा, उसका जो शोल्डर जॉइंट है, सपोज उसका इस साइड हुआ है ये सीन, तो क्या होगा, उसका शोल्डर जॉइंट का हल्का सा इस तरीके से नीचे की तरफ रहेगा, मीन्स जो उसकी ह्यूमरस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगी। ऐसा इसीलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि उसकी जो वैक्यूम सिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर टीयर आ चुका है कैप्सूल के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए एयर टाइटनेस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा स्टैटिक स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट में। ओके फ्रेंड्स, गाइस अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकली इंक्लिनेशन ऑफ द स्कैपुला। गाइस जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर जो स्कैपुला है, सबसे पहली बात तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं कि जो स्कैपुला है वो अपवर्डली रोटेट भी हो सकती है और इनवर्ड रोटेट भी हो सकती है। लेकिन गाइस क्वेश्चन उठता है, यदि हमारी जो स्कैपुला है वो अपवर्ड रोटेट होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब गाइस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो शोल्डर जॉइंट है इसके अंदर जो
जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है काफ़ी बड़ा होता है ग्लेनोइड कैविटी से। सो फ्रेंड्स सपोज कीजिए अब ये पहले ही नीचे की तरफ है और इतना बड़ा हेड है, तो ईजिली इसके अंदर से निकल जाएगा, है ना। ऐसे होगा तो इस तरीके से फिसल जाएगा। अगर ये मीन्स अगर नीचे की तरफ है ना इनवर्ड रोटेट है स्कैपुला, तो क्या होगा, इस तरीके से ईजिली फिसल जाएगा, नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही। और गाइस दूसरी कंडीशन, यदि ये हल्का सा अपवर्ड रोटेट हो, है ना, इस तरीके से हल्का सा अपवर्ड रोटेट हो, तो क्या होगा, जो हमारी ह्यूमरस है वो इस तरीके से इस पर आकर के यहाँ पर फंसेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हमने देखा कैसे कि इंक्लिनेशन ऑफ द शोल्डर मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ द स्कैपुला कैसे रोल प्ले करता है। मीन्स अगर वो जितना मीन्स थोड़ा सा अगर अपवर्ड रोटेट होगा ना, तो उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल पाएगी हमारे शोल्डर जॉइंट को। ओके फ्रेंड्स, अब गाइस बात करते हैं जिसको मैंने कहा था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये है आपकी एक्टिव टेंशन। अब सपोज गाइस दोनों कंडीशन है, देखिए अगर किसी की एनाटॉमिकली स्कैपुला थोड़ी सी डाउनवर्ड टिल्टिंग है ना, इनवर्ड टिल्टिंग है मीन्स डाउनवर्ड अंदर की तरफ नीचे की तरफ, तो क्या हो सकता है कि जो ह्यूमरस है वो नीचे की तरफ आएगी। सो गाइस जब ह्यूमरस नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, उसको रोकने के लिए जो मसल्स हैं हमारी, जो ऊपर की मसल हैं मीन्स क्योंकि जो मसल्स हैं हमारी यहाँ पर जो उनका इंसर्शन कहीं ना कहीं ह्यूमरस पर है, तो क्या होगा, जब उनका टेंडन खींचेगा तो मसल को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जब मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट होगी मीन्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो इतना उसको पेशेंट को पता नहीं लगेगा, लेकिन जब वो बहुत देर तक इसी पोजीशन में बैठा रहेगा तो क्या होगा, उसका शोल्डर जॉइंट में पेन होने लगेगा। क्योंकि कोई भी मसल इतनी देर तक कॉन्टैक्ट कैसे रह सकती है गाइस, यदि वो पेशेंट 2 घंटे बैठा है, 3 घंटे से बैठा है, तो उसका शोल्डर जॉइंट में बहुत ही जल्दी पेन होने लगेगा। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन है, अगर वो बैठा है, उसका जॉइंट बिल्कुल ठीक है, मीन्स इनवर्ड इंक्लिनेशन नहीं है ना, और एयर टाइटनेस भी ठीक है उसकी, तो उसको पेन नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं एयर टाइटनेस के बारे में और बता दूँ। सपोज गाइस जैसे कि मैंने भी बताया था कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी एयर चली जाए या टीयर हो जाए तो वहाँ पर भी एक्टिव टेंशन जनरेट हो जाती है। उसकी जो रोटेटर कफ की मसल हैं, जैसे कि मोस्टली जो होता है सुप्रा स्पाइनेटस में होता है गाइज, क्योंकि जो सुप्रा स्पाइनेटस है ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है गाइज, इसका जो बहुत बड़ा रोल होता है डायनेमिक स्टेबलाइजेशन में भी। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आपको। सो गाइज फाइनली दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सो गाइज यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और लाइक कर दीजिए, और चैनल को शेयर जरूर कर देना प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।